गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी या बर्जीलियस थ्योरी। ये विटल फोर्स थ्योरी और बर्जीलियस थ्योरी हमें क्या आइडिया देती है, ये हमें बताती है पहले के टाइम में क्या सोचा जाता था, समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर बनाया नहीं जा सकता। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। उनको सिर्फ कौन बना सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इस मिस्टीरियस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड विटल फोर्स। पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ मैं कि पुराने टाइम में ऐसा सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं जिनके अंदर विटल फोर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई कब? जब वुलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 में, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक वुलर, जिन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिया, ठीक है ना। और उन्होंने यूरिया किसकी हेल्प से बनाया लाइब्रेरी में? बाय द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया के लिए प्रिकर्सर कंपाउंड कौन सा होता है, प्रिकर्सर एलिमेंट कौन सा होता है, यानी स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? दैट इज अमोनियम साइनेट। तो वुलर ने क्या किया? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को दोनों को मिक्स करके अमोनियम साइनेट बनाया और पोटेशियम सल्फेट यहाँ से अलग कर दिया। तो जो अमोनियम साइनेट बनाया, इस अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई यहाँ पे। रीअरेंजमेंट मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो रीअरेंज हो गए एलिमेंट्स यहाँ पे, इसका मतलब इसके मैकेनिज्म पे हम नहीं जाएंगे। तो अमोनियम साइनेट से डायरेक्टली क्या बन गया? यूरिया, NH2CO NH2, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया। तो मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या निकल के आई? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेरिवेटिव क्या होता है? जो चीज़ किसी से ओरिजिन होती है। और हमारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट किए जाते हैं। तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव जो हैं वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, टोल्यूइन है। देखो बेंजीन में क्या होता है? C6H6, एक H की जगह मैंने CH3 लगा दिया तो टोल्यूइन क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव हो गया बेंजीन का, ठीक है ना। तो टोलिन है, एनिलीन है हमारे पास, मिथाइल एमीन है। तो इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। हमें पता है केमिस्ट्री में 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है जनरली। वैसे तो बहुत सारी ब्रांच होती हैं, ठीक है ना, लेकिन 3 ब्रांच जनरल है हमारे पास: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो लिविंग कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं या जिनको लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, पेप्टाइड्स हो गए, ठीक है ना, हार्मोन्स हो गए, एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, वो सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लॉज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं, उनकी कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, हर चीज़ें वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। जहाँ पे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको सेपरेट ब्रांच में क्यों रखा गया, क्या रीज़न है इसका? बेसिकली हमें पता होना चाहिए सेपरेट ब्रांच में रखने का रीज़न क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी लार्ज इन नंबर, मिलियंस बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे प्रोटीन्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, ठीक है ना, हार्मोन्स हो, विटामिन्स हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है, दैट इज़ ऑर्गेनिक, वेरी लार्ज इन नंबर। सेकंड मैं ये कह सकता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाता है, हम पढ़ चुके हैं। और थर्ड थिंग इज कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट मैं सही नहीं कहूँगा कि सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एक्चुअली। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी के लेकर आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं कि कोई भी कंपाउंड
ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ तो वो क्या होगा, वहाँ पे सोल्यूबल होगा। दूसरा रूल मुझे पता होना चाहिए, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपटीशन के लिए। अब पोलर और नॉन पोलर का आप कैसे पता लगाओगे, कहीं भी पोलर और नॉन पोलर का पता लगा सकते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट से। अगर आपके पास डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर। अगर इक्वल टू जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज डेवलप हो गए मॉलिक्यूल के ऊपर। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा पार्शियल, तो हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली अमोनिया के अंदर भी पोलर मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर चार्ज डेवलप होंगे, जहाँ पर भी चार्ज डेवलप होंगे वहाँ पे डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, और वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए। डाइपोल मोमेंट जीरो का मतलब क्या है, मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे डाइपोल जितने भी हैं, CCl4 का एग्जाम्पल ले लीजिए। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है कार्बन से, यानी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ पे भी प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो चारों डाइपोल क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, नॉन पोलर। इसी तरह से PCl5 में ये दो डाइपोल जो हैं, इनको ये डाइपोल कैंसिल कर देगा, ऊपर वाले डाइपोल को नीचे वाला डाइपोल कैंसिल कर देगा, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है बेटा, ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके पास एक मॉलिक्यूल डाल देता है और पूछता है कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। नीट के अंदर भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डाइपोल मोमेंट को म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, और म्यू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू इज़ द चार्ज, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। जो हमारे पास चार्ज डेवलप हो रहे थे, अभी HCl के अंदर मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना, ये माइनस और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास d, ठीक है ना। तो यहाँ से फार्मूले से मुझे क्या पता चल रहा है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ क्यू इंटू डी जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। जैसे मुझे HCl में अगर डाइपोल की डायरेक्शन देखनी है तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह हम डाइपोल बनाएंगे, और जहाँ से डाइपोल स्टार्ट होगा उसके ऊपर एक क्रॉसिंग का सिंबल लगा देंगे, ठीक है ना। तो प्लस से माइनस की तरफ होगा, और डाइपोल जहाँ जीरो के इक्वल होगा वो मॉलिक्यूल कैसे होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी जहाँ पे सारे क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे डाइपोल, जैसे CCl4 में एग्जाम्पल बताया था। और जहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा वहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल। अब ये HCl पोलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस डाइपोल को कोई दूसरा डाइपोल कैंसिल तो कर नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन तो ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे CO2 का एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस से माइनस डाइपोल, और ये प्लस से माइनस दोनों डाइपोल कैंसिल हो गए, तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमें पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। हम आपको बताएंगे आइसोमर्स क्या होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम आइसोमेरिज्म के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक। जैसे हमारे पास मैं कह सकता हूँ पेंटेन और पेंटेन को 2 मिथाइल बुटेन, ठीक है ना। ये सारे दोनों क्या है, आपस में आइसोमर्स हैं। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होमोलॉजी को भी एग्जिबिट करते हैं वहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वर्सेटाइल बनाते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ग्रुप, सेपरेट ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, होमोलॉजी शो करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। पोलर नॉन पोलर नेचर की वजह से उनकी सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट में ही वो सोल्यूबल होंगे, पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। मिलियन बिलियन ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक है नेचर के अंदर। तो
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जनरली। तो कार्बन ही क्यों प्रेजेंट होता है? वर्सेटाइल नेचर की वजह से, क्योंकि कार्बन का जो नेचर है एक वर्सेटाइल नेचर है, इसी वजह से कार्बन वहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब कार्बन को ये वर्सेटाइल नेचर देने वाला कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेट चेन बना सकते हैं कार्बन की, या रिंग बना सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो मैक्सिमम कैटिनेशन कार्बन का क्यों है? कल मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, उसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है ना, जिसमें क्या बताया था कि कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकन, सस्सी, गई, फिर सोने, फिर पंजाब, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वहाँ पे, ठीक है ना। तो कार्बन की क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बेटा पीरियोडिक एलिमेंट टेबल के अंदर जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा उसका साइज़ क्या होता है, छोटा। जितना साइज़ छोटा होगा, ठीक है ना, उतनी ही उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। इसलिए कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट से ग्रुप के ज़्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल साइज़ की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, क्योंकि टेट्रावैलेंट है नेचर में, हम पढ़ चुके हैं टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, यूनिक यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इन तीन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का मुझे पता है, कार्बन होता है 612, ठीक है ना, ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से ये क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बनाए, CH4 बॉन्ड बनाया। तो फर्स्ट हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेकंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, और तीसरी यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की क्या होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाना, यानी डबल बॉन्ड बनाना, सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल ट्रिपल बॉन्ड भी ये बना सकते हैं। उसके पीछे भी रीज़न क्या है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। भाई यहाँ पे इसने कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया सभी के साथ, तो सिंगल बॉन्ड बनाए। लेकिन यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो डबल बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पे क्या किया, 3